इंसानों ने दुनिया की तकरीबन सभी जमीनी इलाके की खोज कर ली है। पर मजे की बात है कि आज हम जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो धरती का महज एक छोटा हिस्सा है। धरती के करीब 70% हिस्से पर महासागर फैले हुए हैं। ये समुद्र अपने अंदर न जाने कितनी ही पहेलियों को समेटे हुए हैं। इसका वातावरण इंसान के साथ दूसरे जीवों की खाद्य आपूर्ति में भी बड़ी भूमिका निभाता है। धरती पर मौजूद जीवन में इतनी बड़ी भूमिका निभाने के बावजूद इंसानों के पास इन महासागरों के बारे में बहुत कम जानकारी है। हम ये जानते हैं कि दुनिया का 97% जल महासागरों में ही है। भौगोलिक सुविधा के हिसाब से पूरे महासागर को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में समुद्र के तकरीबन 90% हिस्से का नक्शा हमारे पास मौजूद नहीं है। इसे इंसान अभी तक खोज नहीं पाया। हालांकि हमारे समुद्री वैज्ञानिक महासागरों से जुड़ी और भी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी खोज कर चुके हैं। इनके मुताबिक समुद्री तल दुनिया के दुर्लभ और अनूठी समुद्री प्रजातियों के साथ साथ खनिजों से भी भरा हुआ है। जमीन के समान ही यहाँ विशाल पर्वत श्रेणियां और गहरी घाटियां मौजूद हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि धरती पर मौजूद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप तुरंत कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका में मौजूद एंडीज पर्वत श्रृंखला। मगर यह जवाब सिर्फ धरती की जमीनी सतह के संदर्भ में ही सही है, न कि पूरी धरती के संदर्भ में। पूरी पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र में समाई हुई है। इसी तरह की कई और विशेषताएं महासागर अपनी गहराइयों में समेटे हुए हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि समुद्री तल में और क्या क्या छिपा है जिसे हम देख नहीं पाते। तो आइए शुरू करते हैं। महासागरीय बेसिन कई मामलों में भूमि की सतह के समान ही है। समुद्री पानी के नीचे भी पहाड़, बेसिन, पठार, कटक, घाटी और खाइयों का विस्तार मिलता है। महासागरीय तल पर मिलने वाली इन स्थलाकृतिक विशेषताओं को समुद्री स्थलाकृति कहा जाता है। समुद्र की ये स्थलाकृतियां समुद्र तल से ऊंचाई, जमीनी सतह से गहराई और आकार तथा बनावट के हिसाब से तय होती हैं। इनके निर्माण के लिए अलग अलग तरह के कारक जिम्मेदार होते हैं। इनमें टेक्टोनिक एक्टिविटी, अवसादों का जमाव और क्षरण जैसे कारण शामिल हैं। ये समुद्री स्थलाकृतियां महासागर की लवणता, तापमान और धाराओं को प्रभावित करने के साथ साथ लाखों समुद्री जीवों के फैलाव को भी कंट्रोल करती हैं। इन स्थलाकृतियों को सोनार और बैथीमेट्री जैसे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर मापा जाता है। अब अगर समुद्र के नीचे तल पर मौजूद टोपोग्राफी की बात करें तो इसे जानने से पहले इससे जुड़ी कुछ मूल बातों को भी जानना होगा। दरअसल किसी भी महासागरीय तल या सी बेड को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा महासागरीय मैदान या फिर बेसिन और आखिर में महासागरीय गर्त। इन डिवीजन्स के अलावा समुद्र में कई छोटी स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। इनमें कटक, हिल्स, समुद्री ज्वालामुखी चोटियां और घाटियां आदि शामिल हैं। अगर महाद्वीपीय मग्न तट से शुरू करें तो यह वास्तव में महाद्वीपीय हिस्से का ही समुद्री विस्तार है। इसे तट रेखा का समुद्र की ओर विस्तार कह सकते हैं। यह तट से ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक फैला होता है और इस पॉइंट को हम शेल्फ ब्रेक कहते हैं। क्योंकि यह हिस्सा अभी भी तट से जुड़ा होता है, साथ ही इसकी गहराई भी बेहद कम होती है। आमतौर पर इसकी गहराई 100 से 200 मीटर के बीच होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 3 से 4 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। समुद्र का यह हिस्सा बेहद अहम होता है। यह उथले पानी वाले सागर का ऐसा जोन है जहां सूरज की रोशनी जल के भीतर सीधे प्रवेश कर सकती है, जहां धूप और गर्मी के कारण कुछ छोटे पौधे और जंतुओं का विकास होता है, जिन्हें प्लवक या फिर प्लैंकटन कहते हैं। ये प्लैंकटन मग्न तट में पाई जाने वाली ज्यादातर मछलियों के लिए भोजन होते हैं। इन मछलियों के अलावा सभी समुद्री खाद्य पदार्थ भी महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये मग्न तट आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज, रेत और बजरी के भी प्रमुख स्रोत हैं। दुनिया के ज्यादातर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोत यहीं पाए जाते हैं। बॉम्बे हाई फील्ड और गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम की खोज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी तरह महासागरों में पाए जाने वाले सबसे विविध और मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र कोरल रीफ्स भी
आमतौर पर इसी मग्न तटीय इलाके में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर समुद्र तट के समानांतर और द्वीपों पर मिलते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट की एक खास विशेषता है समुद्री कैनियंस या फिर घाटियां। ये जमीन पर पाई जाने वाली घाटियों के समान होती हैं। बेहद खड़ी ढलान वाली ये घाटियां ज्यादातर नदी के मुहाने के पास बनती हैं, जैसे गोदावरी नदी के मुहाने पर मौजूद गोदावरी घाटी, जो लगभग 502 मीटर गहरी है। ये घाटियां मग्न तटीय क्षेत्र से आगे महाद्वीपीय ढाल में भी पाई जाती हैं। जब महाद्वीपीय मग्न तट शेल्फ ब्रेक पॉइंट के बाद गहरे समुद्र तल की ओर बढ़ता है तो उसे महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। ये ढाल तकरीबन 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर की दूरी के बीच फैली होती है। यहाँ एक ओर महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र तलछट, खनिज और समुद्री पौधे और जंतुओं से भरा होता है, वहीं ढाल क्षेत्र में ढलान के चलते कम मात्रा में तलछट पाए जाते हैं। यहाँ के ज्यादातर तलछट रेत और मिट्टी आदि बहकर ढलान के आधार में एक ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। इस तरह ढाल धीरे से आगे बढ़ते हुए उच्च जमाव बेल्ट का निर्माण करती है, जिसे महाद्वीपीय उभार कहते हैं। इस उभार से होते हुए ढाल आखिर में गहरे समुद्र तल में समा जाती है। इसे महासागरीय मैदान या फिर बेसिन कहते हैं। यह बेसिन समुद्र के अंदर तकरीबन 3000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई में समुद्र तल के करीब 70% हिस्से को कवर करता है। इसे गहरे समुद्र का मैदान भी कहते हैं। एक टाइम था जब इस बेसिन को महासागर का सबसे महत्वहीन क्षेत्र मानते थे, मगर अब यहां आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया तो पाया गया कि महासागर का यह क्षेत्र भूमि की सतह की तरह ही है। इसमें बड़े पैमाने पर समुद्री पठार, कटक, खाई, समुद्री पर्वत और समुद्री द्वीप मौजूद हैं। साथ ही इसकी सतह भारी तादाद में तलछट से ढकी होती है। ये तलछट समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के जीवाश्म से बनते हैं। इन तलछटों को ऊज कहा जाता है। चूंकि दुनिया की ज्यादातर बड़ी नदियां अटलांटिक और हिंद महासागर में अपने जलोढ़ को जमा करती हैं, इसीलिए दोनों महासागरों में समुद्री मैदान का फैलाव बड़े पैमाने पर है। कुछ खुले समुद्र ऊज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। वैसे समुद्र तल पर जो तलछट पाए जाते हैं उन्हें लाल मिट्टी कहा जाता है। माना जाता है कि ये लाल मिट्टी ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान ज्वालामुखियों से निकलने वाली धूल से बनती है, जो हवा और नदियों द्वारा समुद्र तक पहुंचती है। इस तरह के लाल मिट्टी प्रशांत महासागर में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। अगर इसके महत्व की बात करें तो समुद्री बेसिन पर पाए जाने वाले खनिज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। यहाँ कई खनिज भंडार पाए जाते हैं, जिनमें जस्ता, तांबा, निकेल, सोना, चांदी और फास्फोरस आदि शामिल हैं। ये खनिज बेसिन के तल पर मौजूद तलछट में 3 से 10 सेंटीमीटर चौड़े नोड्यूल्स के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं। समुद्री बेसिन के आगे महासागरों के तल पर कुछ लंबे और संकरे गड्ढे मौजूद हैं, जिन्हें महासागर के सबसे गहरे भाग के तौर पर जाना जाता है। इसे महासागरीय गर्त कहते हैं। ये आसपास के सागर तल से लगभग 3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। धरती पर मौजूद हर महासागरीय बेसिन में ये महासागरीय गर्त पाई जाती हैं। सबसे गहरी गर्त प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के आसपास देखी जाती हैं। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र भी शामिल हैं। प्रशांत महासागर में मौजूद मैरियाना ट्रेंच ऐसी ही एक गर्त है, जिसकी गहराई 36,201 फीट है। इसका दक्षिणी छोर दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है, जिसे चैलेंजर्स डीप कहते हैं। प्रशांत महासागर के अलावा अटलांटिक और हिंद महासागर में भी कुछ समुद्री गर्त मौजूद हैं। तो इस तरह अब तक आपने समुद्री स्थलाकृति के 4 मेजर हिस्सों को समझा। अब यहाँ मौजूद कुछ छोटी स्थलाकृतियों के बारे में जानते हैं। हालांकि ये सिर्फ कहने के लिए ही छोटी हैं, असल में ये बड़ी स्थलाकृति के रूप में ही समुद्र में मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं मध्य महासागरीय कटक से। मध्य महासागरीय कटक 2 पर्वतों की चेन से बनते हैं। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं एक बड़े भ्रंश या फिर डिप्रेशन के द्वारा अलग होते हैं। इस तरह की पर्वत श्रृंखलाएं पूरे महासागर में 65,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैली हुई हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियां 10,000 फीट तक ऊंची होती हैं। इनमें से कुछ तो इतनी ऊंची होती हैं कि वे समुद्र की सतह से ऊपर भी पहुंच जाती हैं और द्वीप के रूप में नजर आती हैं। मध्य अटलांटिक रिज का एक हिस्सा, जिसे आइसलैंड के नाम से जानते हैं, ऐसे ही द्वीप का उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसे धरती पर मौजूद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानते हैं। यह ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखला 1000 से 1500 किलोमीटर चौड़ी और तकरीबन 16,000 फीट ऊंची है। चूंकि मध्य महासागरीय कटक के कई पहाड़ द्वीप के रूप में समुद्र की सतह तक आ जाते हैं, पर कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जो काफी नुकीले तो होते हैं, मगर वो समुद्र की सतह तक नहीं आ पाते।
ऐसे पहाड़ों को सी माउंट्स कहा जाता है। सी माउंट ज्वालामुखीय प्रक्रिया से बने 3000 से 7000 फीट ऊंचे समुद्री पहाड़ हैं। ये ऐसे ज्वालामुखीय पहाड़ होते हैं जो समुद्र की सतह तक नहीं पहुंच पाते और कुछ समय के बाद समुद्री पर्वत का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि ये द्वीपों का निर्माण भी नहीं कर पाते। इसका एक उदाहरण द एम्पेरर सी माउंट है, जो प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप का विस्तार है। आमतौर पर सी माउंट्स के शिखर काफी नुकीले ढांचे की तरह हैं, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ सी माउंट्स के शिखर सपाट होने लगते हैं, जिन्हें टेबल माउंट या फिर ग्योट्स कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक अकेले प्रशांत महासागर में 10,000 से भी ज्यादा सी माउंट्स और ग्योट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने समंदर के अंदर मौजूद भूगोल को समझा है। समुद्र तट से लेकर सबसे गहरे तल तक समुद्री जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। सूक्ष्म शैवाल से लेकर धरती के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल तक महासागरों में पाए जाते हैं। समुद्र के पानी में ऑक्सीजन का स्तर और तापमान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास का जल गर्म होता है, लिहाजा ध्रुवों के पास मौजूद ठंडे पानी की तुलना में यहाँ ऑक्सीजन कम होता है। इसी तरह सतह से गहरे पानी की तरफ बढ़ने पर गहराई के साथ समुद्र के जल के तापमान और ऑक्सीजन लेवल दोनों में तेजी से गिरावट होती है, जबकि दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है। इन सब के बावजूद ये गहरे समुद्र धरती का सबसे बड़ा निवास स्थान है। यहाँ अनेकों अद्भुत और अनोखे समुद्री पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र बेहद समृद्ध हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं समुद्री इकोसिस्टम पर। सूरज की रोशनी की मौजूदगी की वजह से महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र बहुत सारे समुद्री पौधों और जीवों का निवास स्थान है। सूरज की रोशनी सागर में 200 मीटर की गहराई तक पहुंच पाती है। इस क्षेत्र को सनलाइट जोन या फिर फोटिक जोन कहते हैं। यहाँ समुद्री खाद्य जाल का सबसे बड़ा सोर्स यानी फाइटोप्लैंक्टन बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बेहद छोटे जीव होते हैं, जैसे कि पौधे, शैवाल और बैक्टीरिया। इन फाइटोप्लैंक्टन्स पर अनेकों समुद्री जीव निर्भर हैं, जिन्हें जू प्लैंक्टन कहते हैं, जैसे कि स्क्विड, जेलीफिश, क्रिल, सीप, स्पंज, मूंगा इत्यादि। इस क्षेत्र में बड़े समुद्री जानवर जैसे कि व्हेल और समुद्री कछुए भी देखने को मिलते हैं। यह अक्सर भोजन की तलाश में ऊपर तक आ जाते हैं। इस क्षेत्र में कोरल्स की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कोरल्स एक तरह के समुद्री जीव होते हैं जो आमतौर पर समुद्र के गर्म जल के मग्न तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ ठंडे और गहरे समुद्र के जल में भी पाए जाते हैं। ये कोरल्स समुद्र में मौजूद जूजेंथली नामक शैवाल के साथ मिलकर रीफ्स जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें कोरल रीफ्स कहते हैं। ये रीफ्स कोरल पॉलिप्स के कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। इन रीफ्स में हजारों की तादाद में प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं के चलते इसे समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। 200 मीटर से आगे समुद्र में सूरज की रोशनी कम होने लगती है। करीब 1000 मीटर की गहराई तक बेहद कम सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। इस क्षेत्र को ट्विलाइट जोन कहते हैं। चूंकि यहाँ पर्याप्त धूप नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पौधे नहीं के बराबर होते हैं। यह जोन महाद्वीपीय ढाल के साथ ओवरलैप करता है। महाद्वीपीय ढाल में बड़ी तादाद में तलछट बहते हुए गहरे समुद्र की ओर बढ़ते हैं, इसलिए ये उस क्षेत्र की बड़ी मछलियों और व्हेल जैसे जंतुओं के लिए माइग्रेशन कॉरिडोर के तौर पर काम करते हैं। इस जोन में मिलने वाली व्हेल की सामान्य प्रजातियों में फिन व्हेल, स्पर्म व्हेल और मिनके व्हेल शामिल हैं। ट्विलाइट जोन से आगे 1000 से 4000 मीटर की गहराई वाले क्षेत्र को मिडनाइट जोन कहते हैं। इस जोन में रोशनी नहीं पहुंच पाती। गहराई के साथ पानी का तापमान गिरता जाता है और दबाव काफी बढ़ता जाता है। ऐसे इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीव जंतु बड़े अद्भुत और अनोखे किस्म के होते हैं। कई जीवों की आंखें नहीं होती हैं, क्योंकि अंधेरे में उनकी जरूरत ही नहीं रह जाती। ज्यादा दबाव के कारण समुद्र के पानी में पोषक तत्व का मिलना मुश्किल होता है। साथ ही यहाँ का जल बहुत नमकीन होता है। ऐसे हालात में वहां पाए जाने वाले जीव अक्सर छोटे आकार के होते हैं, पर उनके श्वसन अंग बहुत मजबूत होते हैं, ताकि वो ऐसे पानी से पर्याप्त ऑक्सीजन निकाल सकें। इसके अलावा उनके मुंह बड़े, दांत नुकीले और पेट का आकार बड़ा होता है। ये शारीरिक बनावट इन्हें झींगा, छोटी मछलियों और दूसरे सूक्ष्म जीवों को आसानी से खाने में मदद करती है। इनके भोजन का ज्यादातर हिस्सा ऊपरी क्षेत्रों से बहकर आने वाले पौधों और जानवरों के अवशेष होते हैं। इनके ये सारे फीचर्स दिखाते हैं कि कैसे ये जीव गहराई के मुश्किल माहौल में पैदा होते हैं और जल के अंदर की मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालते हैं। मिडनाइट जोन के आगे तकरीबन 6000 मीटर की गहराई तक महासागरीय बेसिन या मैदान के रूप में गहरे समुद्र की भौतिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में समतल मैदान,
निचली पहाड़ियां, समुद्री पर्वत, तलछट और दरार घाटियां मौजूद होती हैं। इस जोन के बाद का पूरा सागर अंधकार से भरा होता है। यहाँ प्रकाश का एकमात्र स्रोत बायोल्यूमिनेसेंट जंतु होते हैं। इस क्षेत्र के ज्यादातर जंतु जैसे स्क्विड, जेलीफिश, स्टारफिश, ड्रैगनफिश, शार्क आदि सभी बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर के अंग से रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के कारण प्रकाश उत्सर्जित कर पाते हैं। यह प्रकाश न सिर्फ अंधेरे सागर में रोशनी करता है, बल्कि इन जंतुओं को अपना शिकार ढूंढने में भी मदद करता है। 6000 मीटर से नीचे सबसे गहरे समुद्री क्षेत्र हैं, जहां खाइयां और गहरी घाटियां हैं। ये जोन महासागर के सबसे गहरे स्थान मैरियाना ट्रेंच तक जाते हैं। इस जोन में बेहद कम जीव जिंदा रहते हैं। इनमें केकड़े और झींगों से संबंधित छोटे आइसोपॉड, स्पंज और सी कुकुम्बर्स जैसे जीव शामिल हैं। वैसे तो गहरी समुद्री जोन में जीवित रहने वाले जीव जंतु भोजन के रूप में छोटे जीव और ऊपरी क्षेत्र से बहकर आए पौधे तथा जीवों के अपशिष्ट को खाते हैं, मगर इस पर यहाँ पाए जाने वाले सभी जानवर निर्भर नहीं रहते। समुद्री वैज्ञानिकों ने समुद्र के तल पर ऐसे प्राणियों को भी खोजा है जो 4000 मीटर से नीचे मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पाए जाने वाले खास किस्म की बैक्टीरिया का इस्तेमाल अपने भोजन के तौर पर कर पाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स धरती के आंतरिक भाग से सुपर हीटेड वाटर डिस्चार्ज करते हैं, जिनमें मिनरल्स की भरमार होती है। ये मिनरल्स वहां पनपने वाली बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं। दोस्तों, महासागरों के तल में पाए जाने वाले इन प्राकृतिक फीचर्स के अलावा कुछ मानवीय अवशेष भी मौजूद हैं, जैसे विमान के अवशेष, जहाज, पुरातात्विक अवशेष, प्लास्टिक कचरा इत्यादि। कई बार गहरे गोताखोर समुद्र में प्राचीन मूर्तियों से टकरा जाते हैं। वैसे माना जाता है कि पुरातात्विक अवशेष सिर्फ संग्रहालय में मिलते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये महासागरों में भी पाए गए हैं। जैसे इटली के नेपल्स के समुद्र तट पर दुनिया का एकमात्र अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल पार्क स्थित है। इसे प्राचीन रोमन शहर बाया के अवशेष के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा न जाने और कितनी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष इस गहरे समुद्र में मौजूद हैं। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार कहा जाने वाला टाइटैनिक जहाज भी अटलांटिक महासागर के तल पर मौजूद है। इसे 1985 में गोताखोरों ने खोज निकाला था। इसके साथ ही गोताखोरों को गहरे समुद्र में कई जगहों पर क्रैश हुए विमान और पनडुब्बी जहाज भी मिले हैं। साथ ही युद्ध में इस्तेमाल किए गए सैन्य ट्रक और टैंक भी तथा कुछ प्राचीन हथियारों के अवशेष भी खोजे गए हैं। इन सब के अलावा प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स और दूसरे कचरों का सागर में पाया जाना अब आम बात हो गई है। ये कचरे पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान मारियाना ट्रेंच तक जा पहुंचे हैं। आज दुनिया के सभी महासागर प्रदूषण के खतरे से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा महासागर में हर साल प्रवेश करता है। इनमें से 15% समुद्र की सतह पर तैरते हैं, 15% समुद्री तटों पर फंसे होते हैं और बाकी का पूरा 70% गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डूब जाते हैं। वैसे तो इंसान समुद्र में घर नहीं बना सकता, मगर इंसानों के प्रदूषण के रूप में प्लास्टिक प्रदूषण, शोर, रासायनिक प्रदूषण समुद्री तल पर घर बना रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो आज गहरे समुद्र में मौजूद सभी चीजों के बारे में आप विस्तार से जान चुके हैं, मगर याद रहे कि ये महासागरों के महज 10% हिस्से से ही संबंधित हैं। अभी तक 90% सागर का गहरा हिस्सा अनदेखा है। यहाँ मौजूद स्थलाकृतियां, उनकी विशेषताएं और कुछ अनोखी वस्तुएं शायद अभी भी हमारी जानकारी से परे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा अब तक जितनी खोजें की गई हैं वो वाकई में हैरतअंगेज हैं। ये सभी खोज न केवल समुद्र से जुड़ी हमारी जानकारी को बढ़ाती हैं, बल्कि ये हमें महासागरीय इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।